हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। हर हर महादेव। तो आज हम लोग पॉलिटी का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं और इससे पहले हमने एक लेक्चर पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया था। और इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, यूपीजी के ये सारे टॉपिक्स देखे थे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक टॉपिक है जो अभी चल रहा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन है, प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो जो इलेक्शन होता है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का, वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोर्सेज दूसरे कंट्री से लिए हैं उनके बारे में बात हो रही है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो एक टेबल है जिसमें सारे सोर्सेज दिए हुए हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं जिससे कि सारे हमें याद करने में आसानी होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप जो इंडिया में है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बायकैमरलिज्म। इसके बाद में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 61 है। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडोरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड द एडवाइजरी jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सब लिया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देन यूएसएसआर से हमने, जो कि रशिया है, उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। देन आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल, ये सब हमने रशिया से लिए हैं। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल। देन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हमने कहाँ से लिए हैं, तो वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। देन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये सारे आपको सोर्सेज जो हैं अच्छे से तैयार कर लेने हैं जिससे कि कोई सा भी पूछा जाए तो आपको एग्जाम में वो आएगा। फिर आगे देख लेते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन में पूछा था कि जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन। तो ये अभी हमने देखा था, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से लिया है। फिर नेक्स्ट है, इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम। तो ये भी हमने देखा था, जर्मनी से लिया है। ठीक है, तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। बाकी इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो पार्ट 18 में आता है। और आर्टिकल जो है 352 वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। ऐसे ही आर्टिकल 356 जो होता है वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड होता है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितनी है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पार्ट 4th में आती हैं। और आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करता है। ठीक है, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी लेकिन अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो इसी तरीके से जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए और मैं भी बताती जा रही हूँ। तो आर्टिकल 352 मैंने बताया था, ये नेशनल इमरजेंसी। देन आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड होता है। देन आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड होता है। फिर नेक्स्ट है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्करेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और इसमें आपको आर्टिकल 301 से 307 ये आर्टिकल्स याद रखने हैं, किस लिए, कॉन्करेंट लिस्ट से। देन आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग was the biggest source for the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए बिगेस्ट सोर्स क्या था, तो दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों,
क्योंकि इससे हमने मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने काफी सारी चीजें ली हैं, जैसे कि फेडरल स्कीम हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो काफी सारे प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इंश्राइंड इन preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय विच रिवॉल्यूशन। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, और हमने फ्रेंच से क्या लिया है, हमने फ्रांस से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द preamble, ये सब लिया है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ भी है। फिर आगे देख लेते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम। तो ये भी हमने देखा था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो ये हमने लिया है। तो इसको भी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, ये सारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। ये हमने कनाडा से लिया है। फेडरलिज्म आपको किससे रिलेट करना है? कनाडा से। तो अभी मैं दिखा रही हूँ, फेडरलिज्म जो है ये कनाडा से लिया है। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, देखो लिखा है ना फेडरेशन, ये लिया है। वेस्टिंग ऑफ रेजिडोरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नर को बेसिकली कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जितने भी हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ये अभी हमने देखा था, तो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, इसलिए इसको नहीं अब बता रही हूँ। अब मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं काफी सारे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड एक्सटेंसिवली फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स दैट हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम। तो ये भी हमने देखा था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये जो है, अ, जो मैंने आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, वो 42nd अमेंडमेंट था एक्चुअल में। और वो ही जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किए हैं। ठीक है, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये भी अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि हमने काफी सारे प्रोविजंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आई होप आपका दूर हो गया होगा। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। फिर नेक्स्ट है पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मेंशन्ड इन विच पार्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, इसलिए सारे आपको आर्टिकल्स अच्छे से याद होने चाहिए कौन सा किससे रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है वो अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से संबंधित सुरक्षा जो है, वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है इन रिलेटेड टू एनी ऑफेंस। देन जो आर्टिकल 21 है, ये तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वाला है ही है। आर्टिकल 21(a) है वो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 22 जो है ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 22 में काफी कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट अभी हमने देखा था, कहाँ से लिया है हमने, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी चीजें हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है। तो फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, करेंसी जो है ये भी यूनियन लिस्ट में आता है। देन एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर आता है स्टेट लिस्ट में। इसी तरीके से आपको सारे के सारे
अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, तो इसमें मैं बता देती हूँ एक बार कि कौन सा किस में आता है। जैसे कि संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ये सारे जितने भी यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारे कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय 97 टोटल इसमें सब्जेक्ट्स थे, ये आपको याद रखने हैं। देन फिर स्टेट लिस्ट की बात की जाए, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय 66 विषय थे और राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं। अभी टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। और अभी किन चीजों पे जो है स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीजें एडेड हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि शांति और व्यवस्था, ठीक है, तो मतलब पीस और वही मेंटेनेंस वगैरह जो होता है, मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि स्टेट लिस्ट में आता है। देन स्थानीय स्वशासन और जन स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, ये सब किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। देन समवर्ती सूची में क्या आता है, संविधान के लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे, अभी टोटल वर्तमान में 52 विषय हैं। और कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे कि दीवानी और फौजदारी, शिक्षा, वन, बिजली, श्रमिक संघ आदि, ठीक है। तो ये सारे जो हैं समवर्ती सूची में आते हैं। इसी तरीके से बार बार आपको ये रिवाइज करने हैं, तो एक बार में नहीं होंगे, बार बार रिवीजन करने पे याद पक्का हो जाएंगे। When we say that we have federal system of governance in India, what does it imply? तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? Provides equal social, economic and political opportunities to all citizens, guarantees freedom of faith and worship to all citizens. Different states or provinces of the country have powers to make their own laws and decisions and voting rights to all above age of 18. तो देखो, इसमें फेडरल सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, यानी कि स्टेट के पास में और सेंटर के पास में अपने खुद के राइट्स हैं, अपने खुद की पावर है, हर स्टेट के पास में या फिर हर प्रोविंस के पास में, कि वो अपने खुद के लॉज बना सकते हैं और अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम, ठीक है। और इंडिया में फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि स्टेट के पास, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के पास अपने राइट्स हैं, अपने खुद के लॉज बनाने का या फिर अपने खुद के स्टेट के लिए कोई डिसीजन लेने का, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी राइट के लिए या फिर किसी भी स्कीम के लिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के भी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो नेक्स्ट है, इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपका क्या आता है, तो फॉरेन अफेयर्स जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। पुलिस अभी हमने देखा था, ये स्टेट लिस्ट में आता है। देन ट्रेड जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो यूनियन लिस्ट में फॉरेन अफेयर्स आते हैं। दोबारा देख लेते हैं यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंध, रेल, बैंक, मुद्रा, ठीक है। मैंने अभी बताया था करेंसी जो है वो यूनियन लिस्ट में आती है, तो मुद्रा हो गया, फिर निर्माण, बीमा, डाक, तार, जनगणना आदि। और फिर इसके बाद मतलब यही सेंसस वगैरह इसी में आता है। फिर जो है राज्य सूची में क्या आता है, लोक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन, सड़क परिवहन, होटल, पथकर आदि। फिर है समवर्ती सूची, इसमें क्या क्या आता है, शिक्षा, वन, मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना आदि। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट दैट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिफेंस, मैरिज, करेंसी, एग्रीकल्चर। तो अभी हमने देखा था एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। मैरिज जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और इसके साथ में ट्रेड भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। डिफेंस जो है यूनियन लिस्ट में आता है और करेंसी भी यूनियन लिस्ट में। मतलब इजी है याद करना, बहुत ज्यादा ऐसा टिपिकल नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं, ये सारे अभी हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। फिर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पार्ट्स इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस टू इट्स सिटीजन। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस कौन से प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे कि इसमें है डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ प्रेम्बल करता है और कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स ये भी करता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ए, बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप सोचोगे कि क्या फंडामेंटल राइट्स इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी करते हैं।
और डीपीएसपी तो करते ही हैं, प्रियम्बल भी करते हैं। तो तीनों जो हैं इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो एक तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, ठीक है। तो वो उन्होंने एक आर्टिकल को, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आर्टिकल 32, उसको उन्होंने बताया था। इसके अलावा प्रियम्बल को भी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने बोला था, एन ए पालकीबाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। तो अलग अलग नाम सबने दिए हैं, और इसको मैंने जो एक पॉलिटी का टेस्ट कराया था वहां पे ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी कि प्रियम्बल को कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके साथ में इसको जो है परिचय पत्र कहा है एन ए पालकीबाला ने। ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर है द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद। तो जो 11th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो शेड्यूल है 12th वाला, उससे रिलेटेड है। देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो जो बेसिकली जो लिस्ट है वो तो सारे आपके 7th शेड्यूल जो है उसमें सारे दिए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज है। पंचायती राज का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 पंचायती राज से रिलेटेड है, और ये 11th शेड्यूल है। इसके साथ इसमें 29 जो है इसमें आइटम्स है, 29। देन इसके बाद में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, जैसे कि 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी आदि विषय शामिल हैं। फिर 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। तो उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर थे जब 9th शेड्यूल आया था? यानी कि 9th शेड्यूल वही जुडिशियल रिव्यू, तो ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आया था। और इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों को शामिल किया गया है जिसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड किया गया था 9th शेड्यूल को। और इसमें वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, ये सब चीजें याद रखनी है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी जो है पार्ट 9th ए है, और ये आर्टिकल 74th अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, ठीक है। अ, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट म्यूनिसिपैलिटी हो गया, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पंचायती राज हो गया। ये 12th शेड्यूल है म्यूनिसिपैलिटी वाला। और इसमें जो है पार्ट 9th में, हाँ, इसको जोड़ा गया है। और इसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। तो टोटल 12 शेड्यूल हैं। ये कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, काफी इजी क्वेश्चन है। और टोटल 22 पार्ट्स हैं। आर्टिकल कितने हैं टोटल? 395 टोटल आर्टिकल हैं, 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। फिर आगे देख लेते हैं, और 1951 में जो है 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। और 11th शेड्यूल जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर है, इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिवाइडेड एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक बार पार्ट्स को भी मैं बता ही देती हूँ जल्दी से। हाँ, तो पार्ट फर्स्ट जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप से रिलेटेड है, पार्ट थर्ड जो है, अब आर्टिकल्स आप देख लेना। पार्ट थर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, पार्ट फोर्थ डीपीएसपी से रिलेटेड है, पार्ट फोर्थ है फंडामेंटल ड्यूटी से, पार्ट फिफ्थ में आता है यूनियन, और पार्ट सिक्स में आता है स्टेट, पार्ट सेवेंथ ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। पार्ट एट जो है वो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, पार्ट नाइन्थ पंचायत से रिलेटेड है, पार्ट नाइन्थ म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, पार्ट नाइन्थ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पार्ट 10th शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से, पार्ट 11th रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, देन पार्ट 12 जो है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट से रिलेटेड है, पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स,
पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, पार्ट 14 थे ट्रिब्यूनल से, पार्ट 15 इलेक्शन से, पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग सर्टेन क्लासेस, पार्ट 7 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, पार्ट 17 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, पार्ट 18 जो है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है, पार्ट जो 19 है मिसलेनियस है, पार्ट 20 अमेंडमेंट है, पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन एंड पार्ट 21 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज रिपील्स। ये सारे के सारे पार्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे से याद करने हैं आपको। फिर नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप, ये अभी हमने देखा था पार्ट सेकंड। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, तो पार्ट जो है पार्ट फोर्थ ए वो किसे डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है ये पार्ट फोर्थ ए। देन फिर आगे देख लेते हैं इन विच पार्ट डीपीएसपी, तो अभी हमने देखा था पार्ट फोर्थ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमें मिल जाता है पार्ट ये जो है डीपीएसपी में मिलता है, ठीक है। जो सेपरेशन है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 50, ये भी आपको याद रखना है और ये डीपीएसपी में मिल जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं और डीपीएसपी जो है पार्ट फोर्थ है, आर्टिकल 36 से लेके 51 डीपीएसपी है। 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी हमने देखा था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू इसको ऐड किया गया था और इसमें क्या होता है डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।